देर किए मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, भूपेश बघेल जी को, कि आप प्लीज़ मंच के ऊपर आएं। और सुरेश गोयल सर से, चेयरमैन IBC24, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे भी मंच पर आएं और स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का मंच के ऊपर। आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहें मित्रों। IBC24 और तमाम दर्शकों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत है इस मंच पर। छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव 2019 कल, आज और कल। मैं आमंत्रित करता हूं चेयरमैन सर को कि सर आप यहां आएं और जो हमारा उद्देश्य है आज की शाम का, आप सबके साथ साझा करें। आज के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और आप सभी लोगों का मैं IBC परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव, इसका सब्जेक्ट है आज, कल और कल। कल, आज और कल, तो वो तीनों चीज़ हैं, भूतकाल और वर्तमान और भविष्य। छत्तीसगढ़ संभावनाओं की धरती है। यहाँ का विपुल संसाधन और समृद्ध ट्रेडिशनल नॉलेज हमें समृद्धि का ऐसा चमकता आसमान देता है जहाँ सबके लिए विकास के समान अवसर हैं। ये अवसर कैसे परिवर्तन का सारथी बन सकता है, यही जानने की कोशिश IBC की CG कॉन्क्लेव 2019 की है। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बदलाव का सूत्रपात किया है। अब नई सरकार के सामने उन उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती है। विकास की नई रूपरेखा जनता के सामने रखी है। उस रूपरेखा की रोशनी में हम कॉन्क्लेव के जरिए छत्तीसगढ़ को देखने की कोशिश करेंगे। सरकार का विजन और जनता की उम्मीदों के बीच का संतुलन पुल कैसे बनेगा, इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश होगी। माननीय मुख्यमंत्री समेत यहाँ मौजूद तमाम हस्तियों का इस आयोजन में मैं हार्दिक स्वागत और ये अपेक्षा करता हूँ कि हम आज ऐसी यहाँ सार्थक परिचर्चा कर पाएंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के सुनहरे कल की भारत होगी। और मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाते कि हम जनताओं की समस्याओं को आप तक लाते रहेंगे और जब तक आप हैं तब तक हम आपके साथ हैं। भगवान करे आप 15 साल, 20 साल, 25 साल जब तक रहें, हम आप तक समस्या। धन्यवाद। और अब मैं गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं श्री राजेंद्र गोयल जी से कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वे स्वागत करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आनंद गोयल सर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मंच पर आएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिएगा पुष्पगुच्छ से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री बजरंग गोयल जी से कि वो भी मुख्यमंत्री जी का मंच के ऊपर स्वागत करें। जोरदार तालियां बजें एक बार इस मंच के लिए। गोयल TMT प्रेजेंट IBC24 कॉन्क्लेव 2019, इसमें छत्तीसगढ़ की बात, कल, आज और कल। इसमें हम तमाम सेशंस देख चुके हैं और अब फाइनल सेशन की बारी है। प्रदेश सरकार के मुखिया यहाँ पर मंच के ऊपर विराजमान हैं, आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। और डॉक्टर श्री चंद्र मिश्रा जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम ऑन स्टेज, आप भी आएँ मंच के ऊपर और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। हम सब सुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को। IBC24 कॉन्क्लेव 2019 छत्तीसगढ़ कल, आज और कल। इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा। भूपेश जी वैसे तो एक जुझारू, बहुत ज़्यादा जुझारू नेता के रूप में मैं उनको जानता हूं। बहुत दुस्साहसी हैं, ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और अपने निर्णयों को सही साबित करने वाले CM हैं, CM बन गए हैं। अब बात आज के कॉन्क्लेव की। सर, पहला सवाल,
आपको सीएम बने करीब 90 दिन हो गए। मीडिया अपना आकलन कर रहा है, विपक्ष अपना आकलन कर रहा है। भूपेश बघेल अपने आप को किस तरह से आंकते इन 90 दिनों में? देखिए, जनता ने मुझे काम करने के लिए समय दिया है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, और हम लोगों के कार्यक्रम तो चुनाव के पहले ही तय हो गए थे, हमको क्या 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 करना है, क्या नहीं करना है। और इसके लिए हमने जन घोषणा पत्र बनाया, जनता से वादा भी किया, आरोप पत्र भी बनाए, और उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन में ऋण माफ़ करना है, हमने 2 घंटे में किया। 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदना उसके समय नहीं तय किया था, लेकिन हमने दूसरा फैसला हमारा 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदना था। तो उसी प्रकार से जो हम लोगों ने जनता से जो वादा किया था उसको हम लोग लगातार पूरा करते जा रहे हैं, और 5 साल के लिए हमने कहा था कि हम ये काम करेंगे, और उसके अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आकलन करने का काम तो जनता जनार्दन का है, उससे बढ़िया आकलन तो कोई दूसरा कर नहीं सकता। आपको क्या लगता है? और मैं कौन होता हूँ आकलन करने वाला? मुझे तो काम करने की जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने भी दी है और जनता ने भी दिया है। आकलन, मैं तो परीक्षार्थी हूँ, अंक देने का काम मैं स्वयं थोड़ी करूँगा, जनता करेगी। और मार्कशीट देख के तो स्टूडेंट को खुशी होती ना। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जैसे हमने आदिवासियों की ज़मीन वापस करने का फैसला किया, और जब हम लोग मिलने गए उनकी खुशी, क्योंकि वो जो उनको पट्टा मिला था इंदिरा जी के समय 72 में, और बीच में सरकार ले ली थी टाटा उद्योग के लिए। अभी जब राहुल जी को हम लोग लेके गए थे तो वहाँ वो पट्टा दिखाया कि ये देखिए आपकी दादी के नाम से हमारे पास पट्टा है, और हम बीच की सरकार ने हमसे छीन ली थी और आपने उसको वापस किया है। तो उसकी खुशी की क्या ठिकाना। उसी प्रकार किसानों की बात, किसानों के बीच गए तो किसान आज छत्तीसगढ़ में सबसे खुशहाल है, क्योंकि 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदने वाला पहला राज्य है, और उनको मिल चुका। तो वो इतने खुश हैं कि उसके कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं, कोई उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि पिछले जो सरकार है 2100 रुपये देने की बात कही और 5 साल तक ठगते रहे, मिला नहीं। लेकिन वर्तमान जो सरकार है उन्होंने जो कहा है वो किया है, तो इसलिए हमने कहा जो कहा सो किया। किसानों का कर्ज माफ़ हो गया, समर्थन मूल्य बढ़ गया, अंतर की राशि भी मिल गई। ऐसा क्या मैकेनिज्म डेवलप करने की आप प्लान कर रहे हैं कि किसानों को सरकार पर डिपेंडेंसी कम हो? जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, पहले कार्यकाल की बात करता हूँ 2000 से 2003 की, तब फसल चक्र परिवर्तन की बात हुई, भाजपा ने उसका विरोध किया। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो उसने इनडायरेक्टली फसल चक्र परिवर्तन को लागू किया। आप क्या सोचते हैं? किसान परिवार से हैं, किसानी से आपका सीधा नाता है, धान छत्तीसगढ़ की आत्मा है, लेकिन छत्तीसगढ़ किसान कैसे समृद्ध हो, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो किसान उत्पादन करता है उसको कीमत मिल जाए, सही कीमत मिल जाए। उत्पादन लागत के साथ उसे, जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है कि उनको 1.5 गुना कीमत मिले, वो मिलना शुरू हो। और इसके लिए आवश्यक है कि जिस भी अनाज का उत्पादन किसान कर रहा है, जो उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि कोंडा गांव में मक्का खूब उत्पादन करते हैं, पखांजूर में मक्का खूब उत्पादन करते हैं, तो वहाँ हमने फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाला है, ताकि केवल मक्का को उसको कीमत ही ना मिले बल्कि उससे रोज़गार भी मिले। तो इसलिए उस संबंधित उद्योग हम लगाएं। जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खूब इमली होता है, लेकिन इमली से संबंधित एक भी उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। बस्तर छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में नहीं है। हम वहाँ लगाएं ताकि हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी हैं और गैर आदिवासी हैं, उनको कीमत मिले, और साथ ही उद्योग लगेगा तो रोज़गार भी मिलेगा। तो उससे संबंधित जितने भी सरगुजम भी आजकल आप देखें, वहाँ के वातावरण में अनेक प्रकार के फल जो ठंड वाले इलाके में होता है, लीची भी होता है और दूसरे फल का उत्पादन होता है, वहाँ क्लाइमेट उस प्रकार से, तो यदि उसको हम बढ़ावा दें
सरगुजा में, जसपुर है, यदि इसका हम लोग बढ़ावा देंगे तो उनको और मार्केट उपलब्ध कराएं, किसानों को भी दाम मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। तो हम लोग उस दिशा में, और जहाँ तक कि चावल की बात है, चावल से संबंधित केवल आप पोहा तक सीमित मत रखिए। आज कार्बोहाइड्रेट से मिथिलान बनाने की प्रक्रिया चल रही है और पेट्रोलियम पदार्थ में 20% मिथिलान मिलाने की आदेश हो चुके हैं। हम उस दिशा में क्यों ना बढ़ें? यदि हम उस दिशा में बढ़ते हैं तो हमारे धान की कीमत आज 2500 है, वो बढ़ के हो सकता है 3000 हो जाए, 3200 हो जाए, किसानों को मिलेगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि केवल सरकार के भरोसे भी, जो आपका प्रश्न है कि किसान के सहयोग से, सरकार के सहयोग से किसान न खड़े रहें, बल्कि इस प्रकार से उद्यम किया जाए ताकि किसानों को अपने आप ही कीमत मिलना शुरू हो और उस दिशा में आगे बढ़े। आप दुर्ग जिले से आते हैं, दुर्ग जिले में बहुत सब्जी उत्पादन भी होने लगा है, लेकिन जैसे दुर्ग में जो बेमित्रा इलाका है, बेरला इलाका है, इसके अलावा पत्थल गांव में टमाटर का प्रॉब्लम है। टमाटर होता है लेकिन उसका कोई प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। किसान अपने टमाटर सड़कों पर फेंकते हैं। तो आपने जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात की, अभी मध्य प्रदेश में कॉन्क्लेव करके आए, वहाँ पर कमलनाथ जी का कहना था कि हम बड़े मेगा फूड पार्क नहीं बनाएंगे, छोटे पार्क बनाने की स्कीम है उनकी। उनका कहना कि 2-3 जिले में उसका कंजम्पशन हो। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसा कुछ सोच रही है, जैसा कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था कि हर ब्लॉक लेवल पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाले जाएंगे? निश्चित रूप से, जहाँ तक कि 5 फूड पार्क की घोषणा हमने की है, बजट में उसको शामिल किया है, और जो छोटे यूनिट है उसको, जैसे हमने वहाँ भूमि पूजन, फूड पार्क भी भूमि पूजन हमने लोहांडीगुड़ा में किया, और मक्का से जुड़े हुए उद्योग लगाने की भूमि पूजन हमने कोंडागांव के लिए किया है। बेमेतरा इलाका में गन्ना के लिए एक शक्कर कारखाना के भी हमने घोषणा की है। उसी प्रकार धमधा में भी, उस इलाके में जो टमाटर को ज़्यादा उत्पादन करते हैं, वहाँ भी उस टमाटर से संबंधित जो उद्योग हैं वहाँ हम लोग लगाएंगे, ताकि लोगों को उसकी कीमत मिल सके। आज स्थिति क्या है कि यहाँ के टमाटर है वो हमारे पड़ोसी देशों में भी जाता है, पाकिस्तान भी जाता है, और अभी जिस प्रकार से तनाव की स्थिति हो जाती है, तो तनाव की स्थिति में फिर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, फिर टमाटर यहाँ रुकता है, टमाटर कीमत नहीं मिलता। तो ऐसे समय में या अधिक उत्पादन हो तो सड़कों में फेंकते हैं, वो स्थिति निर्मित न हो, उसके लिए निश्चित रूप से प्लांट वहाँ लगना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ मूलतः कृषि प्रधान राज्य है और ज़्यादातर इलाकों में एक फसली ही केवल धान की फसल ली जाती है। केवल धमतरी और जांजगीर ज़िले की बात करें, जो 100% इरीगेटेड ज़िले हैं, उसको छोड़कर बाकी जगह सिर्फ एक फसली है। श्यामा चरण शुक्ल जी और डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव जी 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सिंचाई योजनाओं के बारे में सही अर्थों में सोचा और उसको क्रियान्वित किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं हुई या उनकी प्लानिंग नहीं हुई, और अभी एक नई बात भी आ रही है कि बड़े डैम की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सरकार का एक सूक्ति वाक्य है, उसके अनुसार नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। तो आपने जो वाटर रिसोर्सेज की बात की है, उसको प्रिजर्व करने की बात की है, तो जो गांव में अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होता था, उसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ बड़ी स्कीम के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि बड़ी स्कीम है, आवश्यकता पड़ने पर उसको किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे अड़चने हैं। ज़मीन, जहाँ किसानों की ज़मीन, उसमें एक्वायर करना पड़ेगा, फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, बहुत सारे उसके परेशानियां हैं, और उसके अपने फ़ायदे भी हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाए, बल्कि छोटे बांध जो बनाएं, और हम लोग तो उसमें माइक्रो मैनेजमेंट में जा रहे हैं। जो वाटर रिचार्जिंग के जो प्रोजेक्ट हम लोग हाथ में ले रहे हैं, आप वाटर रिचार्जिंग के प्रोजेक्ट आप लें, और पूरे नाला के या नदी के उद्गम स्थल से आप यदि उसमें छोटे छोटे बंधान बांधते चलें, स्टाफ डैम है, मिट्टी के बांध है, और बोल्डर चेक डैम है, डाइक वाल है, इस प्रकार से करते जाएं तो वाटर रिचार्जिंग होगा। जो ज़मीन में जो नमी की कमी आ रही है उसे दूर करना। दूसरा,
उसके कारण से क्या है कि भूमि क्षरण की भी जो शिकायतें आती है, खासकर मरवाही क्षेत्र में जो अमरकंटक इलाका है, वहाँ भूमि क्षरण आप जब सड़कों से जाएंगे देखेंगे वहाँ ज़मीन का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यदि उसको रोकना है तो ये नालों में छोटे छोटे बंधान बांधते जाएं जिसमें डुबान कुछ भी ना आए। और वाटर रिचार्जिंग का हमारे पास छत्तीसगढ़ में जब 2000 से 2003 में हमारी सरकार थी, पीएचई विभाग मेरे पास था, उस समय हम लोग वैसे भी सैटेलाइट से जो नक्शा था उसको ले लिए थे। देश में और दूसरे राज्यों के पास ये सुविधा नहीं है, हमारे पास है। उसके हिसाब से जहाँ जहाँ रिचार्जिंग पॉइंट है उसमें हम लोग स्टॉप डैम बनाते चलें तो भूमिगत जल भी हमको उपलब्ध होगा, सतही जल भी मिलेगा और जो सब सॉइल वाटर है, जब मिट्टी की जो नमी है वो भी बरकरार रहेगा। तो यदि इस काम को करें, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आना है। हर विधानसभा के हिसाब से, हर ब्लॉक के हिसाब से एक प्रोजेक्ट बनाएं और उसको काम करें। मैं समझता हूँ 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ के जो नदी नाले हैं वो रिचार्जिंग की स्थिति में आएगा। और उसके बाद किसान जहाँ से भी पानी ले, चाहे ट्यूबवेल से पानी ले, चाहे नदी नाले से पानी ले, चाहे कुएं से पानी लें, वो हर स्थिति में उसको पानी उपलब्ध रहेगा। हम लोग उस स्थिति में आए ताकि किसान जो सिंगल फसल के में ही आधारित है, केवल धान पे आधारित है और पानी नहीं गिरा तो हर तीसरे साल हम लोग अकाल से जूझते हैं। तो वो स्थिति से दूर करने के लिए सबसे कारगर तरीका ये है कि हम वाटर रिचार्जिंग करें। आपकी स्कीम तो अच्छी है, लेकिन होता ये है कि जब भी सरकार योजनाएं बनाती है उसका जो क्रियान्वयन है और फिर उसकी जो मॉनिटरिंग है, गड़बड़ी वहीं होती है। और उसके बाद फिर शुरू होता है ब्लेम गेम, जिसमें लगातार बोला जाता है कि सरकार ने ये योजना बनाई लेकिन वो सफल नहीं हुई, या ये योजना सरकार की केवल कागजी योजना थी। इससे बचने के लिए आप ऐसा क्या करेंगे? वैसे तो इतने दिनों में आपने संकेत दे दिया कि क्या करेंगे, लेकिन तब भी मैं सभी कलेक्टर से मैंने कह दिया है कि यदि आप वाटर रिचार्जिंग के प्लान कार्यक्रम बनाए हैं, वो सारे 90 विधानसभा के 90 कार्यक्रम मैं खुद अपने आंखों से देखूंगा और प्रोजेक्ट पूरा देखूंगा मैं, क्योंकि मैंने किया है। पाटन को हमने पायलट प्रोजेक्ट भी लिया था, उसको हमने किया है, तो उसके मेरिट डिमेरिट की मुझे जानकारी है। इसलिए मैंने कहा कि सभी विधान कलेक्टर को मैंने कह दिया है कि वो सारे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे मैं खुद देखूंगा। और उसके बाद सारे हम विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सबको, सारे जो NGO हैं सबको उसमें लगाएंगे ताकि वो सही ढंग से काम हो। और फिर जो निरीक्षण की बात है उसको निरंतर हम लोग करते रहेंगे, कार्यक्रम फेल नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। अच्छी बात है। प्रदेश में 4 बड़ी समस्याएं हैं। दक्षिण में नक्सलवाद है, उत्तर में हाथियों की समस्या है, मैदानी इलाके में पलायन की समस्या है, और प्रदेश में कमोबेश पूरे प्रदेश में शराब भी एक बड़ी समस्या है। नक्सलवाद के लिए आपने बोला है कि बोली से जो पीड़ित पक्ष है उससे बात की जाएगी। जस्टिस A.K. पटनायक की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है। कल आपके जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा जी, वो बस्तर में थे, उनका कहना था गोली से नहीं बोली से बात होगी। पिछली सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप थे, फर्जी मुठभेड़ और अन्य चीज़ों के। आपकी सरकार ने कोशिश की है कि ना हो। इसका स्थायी समाधान कब तक होगा? और हाथी की समस्या को अभी तक किसी सरकार ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया है, उस पर प्रयोग ही चल रहे हैं। इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है? पहली बात तो यह है कि बड़ी बड़ी समस्या को एक साथ आपने प्रश्न पूछ दिया और इसका आप एक एक करके बता दीजिए। नक्सल समस्या के बारे में जहाँ तक की बात है, आपने खुद ही कहा कि जस्टिस पटनायक के अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का विश्वास जीतना। पिछली सरकार ने क्या किया? पिछली सरकार ने केवल बंदूक के नोक पर इस समस्या का समाधान ढूंढा, लेकिन इस समस्या समाप्त होने के बजाय बढ़ते गया। 3 ब्लॉक से बढ़ के आज 14 जिले में हो गया, मतलब आधा पूरा छत्तीसगढ़ उसे कवर्ड है। उसी में दूसरी बात यह है कि आदिवासियों का विश्वास आपने खो दिया। उसके प्रमुख कारण, जैसे आपने भोले भाले आदिवासियों को, ग्रामीण को, जिसको चाहे उठा के आपने नक्सली बताया और जेल में ठूंस दिया। दूसरा, आप उसकी ज़मीन छीन रहे हैं। तीसरा, उनके जो लघु वनोपज है उसकी कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के लोगों के अधिकार आप लगातार छीनते गए। आपके चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे पेशा कानून हो, उन सबको आपने बिल्कुल मृत पाया। कानून तो बना हुआ है,
लेकिन उसका लाभ लोगों को मिला नहीं, वो अधिकार को आपने दिया नहीं। उसी प्रकार से आप वहाँ के नौजवान लोगों को जो पढ़ लिख के तैयार हो गए हैं, उनके लिए आपने न रोज़गार की व्यवस्था की, न उनके अधिकारों की व्यवस्था की। हमारी सरकार ने सबसे पहले काम ये किया कि ज़मीन वापस करो। दूसरा हमने कहा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो कानून बना है और वो यदि उसके लिए उस ज़मीन के वो मालिकाना हक रखता है, उसके बाद भी उसको नहीं मिला तो वो मिलना चाहिए। तो हमने फिर से रिव्यू किया है, करीब 4.5 लाख जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया था पिछले सरकार ने। हमने फिर से रीओपन किया है ताकि हम उन आदिवासियों का विश्वास जीत सकें। तीसरी बात, हमने जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में कमेटी बना दी ताकि लोगों को लगे कि भाई हमारी बात सुनी जा रही है सरकार में। तो सबसे पहली बात यह है कि हम वहाँ के लोगों के विश्वास जीतने का काम किए हैं। अब उसके बाद उसे डायलॉग भी करेंगे कि अब इस समस्या का हल क्या है। एक लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सरकार हमारे बारे में सोचती है, हमारे हक में निर्णय ले रही है और हमको अधिकार दिला भी रहे हैं। जब हम उसका विश्वास जीत लेंगे तो उनसे पूछेंगे भाई आखिर इस समस्या का निदान क्या है। केवल आदिवासियों से नहीं, बल्कि वहाँ जो नौजवान काम कर रहे हैं, वहाँ जो पत्रकार काम कर रहे हैं, वहाँ जो व्यापारी काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, सबसे डायलॉग करेंगे। अब क्योंकि इस बीच में 3 महीने सरकार हुआ है और बीच में अभी लोकसभा चुनाव आ गया है, इसके बाद तत्काल बाद हम लोग वहाँ जाकर उन लोगों से डायलॉग स्थापित करेंगे और जो सब लोग जो चाहेंगे एक निष्कर्ष हम पहुँचेंगे कि भाई सबका निचोड़ ये है और इस हिसाब से हम लोग काम करना चाहिए। हम फिर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के नौजवानों को काम दो, आदिवासी जो वहाँ रहते हैं लघु वनोपज की कीमत दो और उनका सम्मान, मान सम्मान बढ़े, इस दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से फिर नक्सलियों क्यों साथ में खड़े होंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। मुख्य धारा में जोड़ने की बात, तो हमने अपने तरफ से कदम बढ़ाया है। नक्सली समस्या के बारे में बात हुई। हाथी की बात यह है, हाथी और आदिवासी हजारों साल से एक साथ रहते आए हैं, भगवान की तरह मानते हैं उनको। लेकिन क्या कारण है कि अब जाके हाथी और मनुष्य के बीच में लड़ाई हो रही? इसके पहले तो नहीं होती थी, और जितना अभी छत्तीसगढ़ में हो रहा है उतना तो पहले कभी नहीं हुआ। तो उसके मुख्य कारण यही है कि एक तो विचरण क्षेत्र को आप ख़त्म करते जा रहे हैं। हाथी घूमते घूमते आपके नई राजधानी तक पहुंच गया, जहां आपने छत्तीसगढ़ में 44% जंगल, उसमें नकली जंगल बना दिया। तो नकली जंगल देखने आ गया था हाथी, चलो देख आते हैं कैसा है। तो आज उसके विचरण क्षेत्र को आपने ख़त्म किया, नंबर 1। नंबर 2, जब हाथी यदि किसी खेत से गुजर रहा है तो किसान क्या करता है कि अपने फसल बचाने के लिए उसे खदेड़ता है, खदेड़ने की कोशिश करता है, और उसी बीच में उनकी लड़ाई होती है और आदमी मारा जाता है। यदि उस किसान को ये मालूम हो कि मेरे फसल नुकसान का तत्काल मुआवजा सरकार देगी, तो फिर उसे भगाने की कोशिश नहीं करेगा। भाई मुझे सरकार तो दे ही देगा, तो आसानी से यदि गुजर जाता है हाथी, तो किसान और हाथी के बीच लड़ाई नहीं होगा, आदिवासी और किसान के बीच लड़ाई नहीं होगा। तो हमने यही किया कि मुआवजा उसको भरपूर दिया जाए उन किसानों को, जिसके कारण से हाथी और किसान के बीच में लड़ाई ना हो। तीसरा, आपने पलायन की बात, दोनों तरह का पलायन, दोनों तरह का पलायन। जो गरीब तबके के लोग हैं वो जो पलायन करते हैं, और जो यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पलायन इस मामले में कि यदि अब मैं समझता हूँ कि जहाँ हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर रहे हैं, तो अब पलायन कम होगा। दूसरा, जो सिंचाई की व्यवस्था हम लोग करेंगे, उसके कारण से यदि किसान को पर्याप्त पानी मिल जाए तो फिर उससे ज़्यादा सुखी कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। किसान के हाथ में पानी भर देने की ज़रूरत है, और पानी यदि उसके हाथ में आ गया और कृषि उत्पादन जो है उसके कीमत मिल जाए, तो उससे ज़्यादा खुशहाल कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हम लोग ये दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा, सबसे बड़ी बीमारी हमारे छत्तीसगढ़ में है वो खुले में, अब फागुन महीना आ गया, होली के त्यौहार आ गया, इसके बाद पूरे जानवर है वो खुले में रहेगा।
तो जो किसान अपने गाढ़े कमाई से पैसे से बोर करा लिया, उसके पास पानी हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले वो फेंसिंग कराता है। तो जितना ट्यूबवेल कराता है उतने फेंसिंग कराता है, और फेंसिंग 2-3 साल में ख़त्म हो जाता है, फिर से खर्चा करता है, तो उसके कृषि लागत में वृद्धि हो जाती है। और इसीलिए हम लोग हर गांव में 3 एकड़ ज़मीन को हम लोग घेर रहे हैं, कम से कम 3 एकड़ ज़मीन। वहाँ मवेशी के लिए चारा, पानी, छाया और उसके बैठने के लिए प्लेटफॉर्म, इन सब की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये केवल सरकारी अनुदान से, जैसे अभी सरकारी अनुदान से जितने भी गौशालाएँ चल रही है, तो स्थिति ये है कि वहाँ गौशाला के जो मवेशी है वो कमज़ोर होते जाता है, और जो गौशाला खोलता है वो मोटा होते जा रहा है सरकारी अनुदान पा के। तो ये ना हो, बल्कि उसमें होना ये चाहिए कि जो यूनिट हम लोग डाल रहे हैं जिसमें गोबर गैस प्लांट भी रहेगा, और उसके साथ साथ वर्मी कल्चर, वर्मी खाद बनाने की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे, ताकि जो पूरे इकाई है वो अपने आप में आर्थिक हो जाएगा, अनार्थिक नहीं होगा। तो ये करेंगे तो हमारी दूसरे फसल बचाने, बरसात की फसल बचाने में भी सफल होंगे, और दूसरे फसल लेने के लिए किसान प्रोत्साहित होगा। ये जो तो ये एक हो गया जो पलायन वाली बात आपने कही। अब ब्रेन ड्रेन की बात आपने कही है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी की कमी नहीं है। एयर सर्विस बहुत ज़्यादा है, सभी जितने भी बड़े शहर हैं उससे हम लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे में आईटी सेक्टर में यहाँ काम करने का आवश्यकता है, और यदि आईटी सेक्टर को हम लोग लाएं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो देश के दूसरे क्षेत्र में या दुनिया के अनेक देशों में जा रहे हैं, उसमें हम लोग रोकने में सफल हो पाएंगे। आपकी सरकार पर और आपके घोषणा पत्र को लेकर, शराबबंदी को लेकर लोग लगातार, जो भाजपा के लोग हैं वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो घोषणा पत्र में बोला था उसको आपने लागू नहीं किया। सरकार में आते साथ आपके सुर बदल गए। शराबबंदी को लेकर आपका भी स्टेटमेंट है कि धीरे धीरे किया जाएगा, जिसको लत है वो एकदम से नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा क्या होगा कि सरकार इसको फाइनल स्टेज में ले जाकर बंद करेगी, और कब होगा? देखिए, पिछले सरकार ने भी कहा था कि हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। 15 साल उनको मौका मिला, मुझे 15 महीना भी नहीं हुआ है। आप रिजल्ट 15 साल में आप नहीं कर पाए, मुझे 3 महीने में आप रिजल्ट चाहते हैं कि हो जाए। दूसरी बात यह है कि ये नोटबंदी नहीं है। नोटबंदी आपने एक झटके में किया, 125 लोग लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई। जिनको इलाज नहीं मिला उनकी गिनती आपके पास नहीं है। बिना इलाज के कितने लोग मर गए उसकी गिनती भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार के पास ये भी गिनती नहीं कि कितना पैसा वापस आ गया है। नोटबंदी किया आज 3 साल हो गया, लेकिन सरकार आज तक बताने में सफल नहीं रही है कि कितने नोट वापस आ गए, कितने बचे हैं या ज़्यादा आ गए हैं। आज भारत सरकार बताने की स्थिति में नहीं है। क्यों? जो नोट नहीं गिन पाए इतने वर्षों में, आज शराबबंदी की बात कर रहे हैं। शराबबंदी हम करेंगे, लेकिन नोटबंदी की तरह एक झटका में नहीं करेंगे। ये सामाजिक बुराई है, और सामाजिक बुराई को कोई सरकार के भरोसे नहीं हो सकता जब तक कि समाज को विश्वास में नहीं लेंगे, समाज में जागरूकता नहीं लाएंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग उसमें सक्रिय नहीं होंगे, तब तक के शराबबंदी संभव नहीं है। यदि आप सरकारी दुकान आज नहीं, आप कहें अभी तो आचार संहिता लगा है, आचार संहिता खत्म होते हमने एक आदेश पारित कर देंगे कि शराब दुकानें बंद, तो बंद हो जाएगी। लेकिन क्या शराब पीना लोग बंद कर देंगे? क्या घर पहुंच सेवा जो चलती है जिन राज्यों में शराबबंदी है तो उसी तरह से नहीं शुरू हो जाएगा? तो शराबबंदी हो तो सही में आम जनता के जागरूकता से ही संभव हो। और दूसरा वो भी देखना पड़ेगा, जो शराब के आदी हैं और अचानक शराब बंद कर दिए और कहीं ऊपर पहुंच गए तो उसके लिए जिम्मेदार तो भाई नशा मुक्ति केंद्र भी खोलना पड़ेगा, उसके भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी करके करें। हमको जनादेश 5 साल के लिए मिला है, इतने बेसब्री क्यों हो रहे हैं? भाजपा के लोग इतना उद्वेलित क्यों हैं कि अभीज करो? अरे अभीज करने के लिए नहीं, हमने 5 साल के लिए क्या भाई,
हमने ये कहा था कि 10 दिन में किसानों के ऋण माफ़ करेंगे, हमने कर दिया, तो वो टाइम बाउंड था, 10 दिन के अंदर करना है। लेकिन शराबबंदी के लिए ये नहीं कहा कि हम तुरंत कर देंगे, या दूसरा और कार्यक्रम है उसमें हमने नहीं कहा कि इतने दिन में हम कर देंगे। हमको जो मैंडेट मिला 5 साल के लिए मिला है, इन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। तब भी उसका पहला स्टेप क्या होगा? हमने 50 दुकानें बंद की साल, हम अगले साल फिर से करेंगे, नहीं कर रहे हैं ये बात नहीं है। और फिर 2 कमेटियां बनाई। एक कमेटी राजनीतिक दल के लोगों के अध्यक्षों को हमने पत्र लिखा कि आप चाहे उस कमेटी में रह जाएं, आपका कोई प्रतिनिधि आ जाए, कुछ विधायक भी उसमें रहेंगे। सत्यनारायण शर्मा जी हमारे सीनियर लीडर हैं, 7 बार के विधायक हैं, उसके अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है और वो जाके पूरे देश भर में अध्ययन करेंगे। और साथ ही सामाजिक जो संगठन है उसकी भी कमेटी हमने बना दी, ताकि प्रदेश के अंदर में वो घूम घूम के प्रचार करे और इसको किस प्रकार से लागू किया जाए। समाज को भी जागृत करने की आवश्यकता है, समाज के समर्थन की आवश्यकता है, समाज के सहयोग की आवश्यकता है। और जब सरकार और समाज दोनों मिल के करेंगे तो निश्चित रूप से जो शराबबंदी है वो लागू हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में रोजगार और उद्योगों के क्षेत्र में आप किस क्षेत्र में संभावना दिखते हैं? जैसे छत्तीसगढ़ में आयरन ओर है, उसके अलावा बॉक्साइड है, कोयला है और बाकी चीज़ें भी हैं, और इन सब को लेकर लगातार ये चलता है कि सरकार बाहर जाती है, निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं लोगों को, लेकिन नए उद्योग नहीं लगते, या जो उद्योगपति प्रयास करते हैं वो मझोले किस्म के हों, बड़े किस्म के हों, छोटे किस्म के हों, सरकारी तंत्र की लाल फीताशाही में फंस जाते हैं। कहा जाता है सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम जैसे कोई चीज़ जब व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो नहीं समझ में आती है। आपका उद्योग को लेकर क्या सोचना है? कौन सा ऐसा क्षेत्र अब आपको दिखता है जहाँ पर निवेश की संभावना है और सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है? पहली बात तो यह है कि पिछली सरकार ने जितने MOU किए हैं, विदेश भ्रमण किए हैं, जिन जिन उद्योगपतियों से उन्होंने MOU किया है उसकी पहली समीक्षा करेंगे। दूसरा ये कि उन उद्योगपतियों से पूछेंगे भाई आप आए क्यों नहीं, जब MOU आपने किया था तो आए क्यों नहीं। तीसरी बात ये है कि यहाँ जितने भी इंडस्ट्री लगे हैं उसमें मैक्सिमम है या तो कोल बेस है या आयरन और बेस है। तो आज देश में जितने बिजली की आवश्यकता है उससे ज़्यादा पावर प्लांट लग चुके हैं, तो उधर तो कोई काम करने की गुंजाइश ही नहीं। और हम इसको केवल छत्तीसगढ़ को केवल गड्ढा नहीं बनाना चाहते, राखड़ का हम ढेर नहीं खड़ा करना चाहते, जितनी आवश्यकता है उतना पावर प्लांट लगे। दूसरा आयरन ओर से संबंधित जितने उद्योग लगे हैं आज लगातार बंद होते जा रहे हैं, उसकी भी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि आखिर जो उद्योग लगाए थे आखिर वो उद्योग बंद करके क्यों जा रहे हैं। तीसरी बात जो आपने पूछा है किस उद्योग के क्षेत्र में किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहली बात यह है जो स्थायी चीज़ है वो पहले मैंने कहा कि जो कृषि से आधारित जितने उद्योग हैं हम लगाएं। हमारे पास बहुत वेराइटी, हम केवल एक किस्म की खेती नहीं करते। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, लेकिन हम यहाँ मक्का भी लेते हैं हम, और मक्का के अलावा दूसरी सब्जियाँ भी, फल भी लेते हैं, सब्जियाँ भी हमारे पास है, लघु वनोपज भी हमारे पास है। उनसे सारे जुड़े हुए उद्योग हम लगाएं तो निरंतर चलने वाली चीज़ होगी। तो उससे बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा उसे नियम प्रक्रिया भी गुजरना नहीं पड़ेगा, आसानी से भी लगेगा और कम पैसे में भी लगेगा, ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यदि इसमें आयरन ओर से संबंधित हम केवल छड़ बनाने तक सीमित न रहें, लेकिन भाई लोहे से आपके साइकिल भी बनती है, लेकिन कोई साइकिल की फैक्ट्री है क्या यहाँ? आपके पास एल्युमिनियम है, लेकिन आपके ऑटोमोबाइल की कोई फैक्ट्री है क्या यहाँ? नहीं बना। तो हम उससे जुड़े हुए जो उद्योग है उसमें आगे बढ़ें ताकि रोज़गार, उनको कच्चा माल भी सस्ते में मिले। बिजली तो हमारे यहाँ सस्ता है ही दूसरे राज्यों की अपेक्षा, जगह भी हमारे पास है और प्रदूषण भी उससे कम होगा, रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा। तो हम इससे जुड़े हुए जो उद्योग है उसको आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपने बोला कि साइकिल भी बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल संबंधित चीज़ें भी हो सकती हैं। जब आप सरकार में मंत्री थे उस समय एक साइकिल बनाने का काम शुरू हुआ था, जोगी जी की सरकार ने
उसका नाम भी दिया था, हीरा ब्रांड दिया था उसका नाम, लेकिन वो फिर उस पर कुछ हुआ नहीं और वो बंद हो गया। खैर, आपको जिस तरह से जाना जाता है कि जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने जिन सवालों को छोड़ा, आपने सबसे पहले उन सवालों के उत्तर दिए, चाहे वो जीरम का मामला हो, चाहे आदिवासियों की ज़मीन लौटाने का मामला हो। दो बड़े और सवाल हैं प्रदेश में, एक हीरे का उत्खनन यहाँ शुरू नहीं हुआ, दूसरा पर्यटन की यहाँ बहुत संभावना है लेकिन उसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। इन दोनों विषयों पर आपका क्या सोचना है? देखिए, हीरा उस समय तो सत्यनारायण शर्मा जी खनिज मंत्री थे मध्य प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब हल्ला करते थे कि हीरा ऐसा चोरी हो रहा है, ये हो रहा है। तो उन लोगों दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 116 का गार्ड हर जगह रखवाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो जो सुरक्षा के लिए गार्ड लगाया तो सबको हटा दिया, खुला छोड़ दिया। अब चोरी की बात नहीं होती, डकैती हो रही, लूट हो रही, अब तो कोई भी उठा के ले जा रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उस समय मुझे याद है 2001 में कोर्ट में स्टे लिया गया था, उसकी स्थिति अध्ययन कराएंगे और स्टे वेकेट करा के उसमें आगे क्या किया जा सकता है निश्चित रूप से सबको विश्वास में लेके करेंगे। पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर संभावना पर्यटन में देखिए, सरगुजा के इलाका है, जसपुर के इलाका, पर्यटन की अपार संभावना है। केवल सुविधा मुहैया करने की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत खूबसूरत पहाड़ भी है, बहुत मतलब वहाँ खूबसूरत जंगल भी है, मैदान भी है, नदी नाले हैं और मौसम भी बहुत शानदार है, तो वहाँ अपार संभावना है। बस्तर में लोग पूरे देश और दुनिया आकर्षित होता है, लेकिन वो तो रायपुर लोग आने से डरते हैं कि रायपुर आएंगे मतलब तुरंत एयरपोर्ट से निकलेंगे और नक्सली पकड़ लेंगे। इस प्रकार के जो वातावरण पूरा देश में बना हुआ है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना बस्तर से खूबसूरत जगह हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलेगा जो बस्तर में खूबसूरती है। उसमें हम लोगों को काम करने का आवश्यकता है। प्रदेश में स्वास्थ्य के मामले में नसबंदी कांड हुआ, बहुत सारी महिलाओं की जान गई। सूपे बेड़ा में किडनी के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुर्ग भिलाई में पिछले साल डेंगू के कारण और अभी स्वाइन फ्लू के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मलेरिया बड़ा इशू है, डायरिया एक बड़ा इशू है इस स्टेट में, और ज़्यादातर जवान या आदिवासियों की मौत डायरिया और मलेरिया से होती है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की, अब राज्य सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू करने जा रही है। हो सकता है स्कीम बहुत अच्छी हो, लेकिन इस स्कीम का ऐसा क्या स्वरूप होगा कि जो आम जनता है वो इस बात को माने कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट से बेहतर साबित होंगे और आपके डॉक्टर्स उसी तरह सेवाएं देंगे जिस तरह से निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स सेवाएं देते हैं। देखिए, आपने एक बीमारी के बारे में और नहीं बोला, वो सिकल सेल एनीमिया है। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल से पीड़ित लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक की सरकार गिनती नहीं कर पाई कि कितने लोग हैं। तो सबसे पहली बात है, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोग हैं, उसकी गणना हमको करनी होगी। दूसरी बात, मलेरिया से पीड़ित हैं, चूँकि ये एरिया ऐसा है कि जहाँ मच्छर खूब पैदा होता है, जंगलों में तो खूब है ही, उसके रोकथाम के लिए काम हम लोगों को करने होंगे, वो बात बिल्कुल सही है। तीसरा, जो आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, तो आयुष्मान भारत ये उसी प्रकार की योजना है जैसे फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना में किसान को फ़ायदा नहीं होता, जो बीमा कंपनी उसको फ़ायदा होता है। ये आयुष्मान भारत भी उसी प्रकार की योजना है जिसमें कंपनियों को फ़ायदा होगा, न राज्य सरकार को फ़ायदा होगा, न ही जो बीमार व्यक्ति उसको फ़ायदा होने वाला है। और ये 5 लाख तक के, मतलब जो बड़ी बीमारी है वही कवर होगा। तो बड़ी बीमारी कितने लोग हैं? 80% से अधिक लोग हैं, उनको या तो बुखार आता है या सर्दी है, जुकाम है, मलेरिया है, इसी प्रकार के। तो आपको तो उसमें कोई 5 लाख रुपए खर्चा तो होना नहीं है। जो ये फर्स्ट फेस हो गया, सेकंड स्टेज की जो बीमारी है वो जिला स्तर पे आपको निदान करने होंगे, जिसमें आपको सोनोग्राफी की और MRI की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी व्यवस्था
जो ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे जो बड़ी बीमारी है उसके लिए ही मुश्किल से जिसकी संख्या 5% है या उससे भी कम, उनके लिए आप 5 लाख रुपया कर रहे हैं। तो आपके जो आयुष्मान भारत है केवल वो जो बड़ी बीमारी है उसके लिए काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बीमारियां हो रही है उसके लिए आपका ये कवरेज नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि आयुष्मान भारत आपने रख दिया है और पैसा कौन देगा? पैसा मैक्सिमम राज्य सरकार देगा, नाम आप कमाएंगे, पैसा हमारे राज्य का जाएगा और नाम केंद्र वाले को होगा। तो ये नहीं चलेगा, पैसा हम लगाएं और नाम उनका हो। तो भाई योजना इस प्रकार से हो जो आम जनता को लाभ मिले, इसलिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ गए। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी आए थे, इस चुनाव चलते में भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया, 2 घंटे तक रहे और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत किए और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये फसल बीमा की तरह ये बीमा भी न साबित हो। तो सही लाभ लोगों को मिलना चाहिए। जहाँ तक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या प्राइमरी हेल्थ केयर की बात है, मुख्य बात यह है कि डॉक्टर नहीं मिलते, शिकायत यही है। डॉक्टर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उससे सरकारी जो हॉस्पिटल है या सरकारी जो सेवा है जितने पैसे वो मिलता है उससे ज़्यादा पैसा बाहर में मिलता है। आदिवासी क्षेत्रों में हम जाएं तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते। तो हमने यही कहा डीएमएफ के जो पैसा है उसमें आप शिक्षक के पेमेंट के लिए करिए, नर्स के पेमेंट करने के लिए करिए, डॉक्टर के पेमेंट करने के लिए करिए। 2 गुने कीमत में भी आता है तो कोई बात नहीं वहाँ, लेकिन डॉक्टर होना चाहिए। ये पैसा आदिवासियों के लिए है, जो पीड़ित और प्रभावित लोगों के लिए है, वो पैसा वहाँ खर्च होना चाहिए। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए एयर स्ट्रिप और कलेक्ट्रेट में लिफ्ट लगाने के लिए पैसा नहीं है। ये वो जो जहाँ खदान है वहाँ जो प्रभावित लोग हैं उसके जीवन स्तर को सुरक्षित और उसको आगे बढ़ाने के लिए पैसा है, उन पे उपयोग हो। यदि डॉक्टर ज़्यादा सैलरी मांगता है तो उसे निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही मुख्यमंत्री जी आपने। अब 2 सवाल मैं आपसे, एक आपके राजनीतिक जीवन पर और एक व्यक्तिगत जीवन पर पूछूंगा। राहुल गांधी जी इस समय आपको लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश भी आप जा रहे हैं। कांग्रेस में आप एक स्टार प्रचारक के रूप में उभरे हैं और जो आपने स्कीम शुरू की हैं उनका जो प्रतिसाद मिला है, रिस्पांस आया है, उसको लेकर भी पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है। तो कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में आपकी किन स्कीम को या किन योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने जा रही है, उसके बारे में यदि बता सकें तो। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ कमेटी आई थी, हम लोगों को जो सुझाव देना था, हम लोगों ने कार्यशाला आयोजित किया था और सब लोगों को आमंत्रित किया था। उसकी कमेटी के मेंबर आए थे और वो लोग सुझाव लेके गए हैं। तो वो हर राज्य में गया है और उसकी कमेटी अलग बनी हुई है। तो चूँकि मैं उस कमेटी में नहीं हूँ तो मैं आपको जानकारी, संकेत भी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन ये है कि जैसे मुझे ले जाते हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या अभी गुजरात हम लोग गए थे साथ में, राहुल जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में कि ये 3 राज्य में आपने हमको जिताया और हमने जो जनता से वादा किया था उसको पूरा किया। ये 3 राज्य आप देख लें, हम जुमलेबाज नहीं हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये संदेश देने के लिए हम 3 राज्य के मुख्यमंत्री के ले जाते हैं साथ में। नहीं तो पर वो लेके तो आपको जा रहे हैं सब जगह। नहीं, बिहार में देखिए कि हम कमलनाथ जी भी गए थे, अशोक गहलोत भी गए थे, अभी गुजरात गए थे तब भी गए थे सब लोग। और आंध्र और उड़ीसा की बात करें तो वहाँ भी आपको लेके गए। उड़ीसा चूँकि हमारे पड़ोसी राज्य है और उड़ीसा के लोग तो जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है तो वो सभी दल के लोग, उड़ीसा के लोग आते हैं यहाँ। अब जब वहाँ चुनाव हो रहा है तो यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। ये तो पड़ोसी राज्य में चलता है, पड़ोसी घर में यदि कुछ हो, सुख हो, दुख हो, सभी लोग आते जाते हैं। दूसरी प्रकार से हम लोग आ जा रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तेलंगाना मुझे राहुल जी जो वहाँ के जो यात्रा निकली थी 25 जिलों की, उसे समापन में मुझे भेजा था, तो उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से गया था। बचत जगह तो सब लोग साथ में जा रहे हैं। पिछले चुनाव में चाय वाला मुद्दा था, इस समय चौकीदार और
चौकीदार चोर है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। इस मुद्दे से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और कांग्रेस को चौकीदार चोर है ये कहने में कितना फ़ायदा मिलेगा? मुख्य रूप से केवल चाय वाला के भरोसे उस समय चुनाव नहीं लड़ा गया था। उस समय आपने बहुत सारे आरोप लगाए थे। 2G स्कीम का लगाया था, कोल स्कीम का लगाया था, और ये भी कहा था कि हम सरकार बनने के बाद इनको सज़ा दिलाएंगे, ये भी आपने कहा था। फिर आपने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए खातों में जमा कराएंगे, ये भी आपने कहा था। आपने ये भी कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। आपने ये भी कहा था कि नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां मिलेगी, और उसके बाद चाय वाला भी एक मामला बना। लेकिन अब पता चला जिस स्टेशन की बात करते तो उस समय उस स्टेशन भी नहीं था, जो चाय की बात करते वो केटली भी नहीं था, वो पीने वाले लोग भी नहीं है कि कोई ये बता सके कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी जी इस जगह चाय बेचते थे और इस केटली से मैंने चाय पी। आज तक के एक आदमी हिंदुस्तान में नहीं मिला। तो अभी जो मैं भी चौकीदार, सवाल इस बात का है कि किसी प्रधानमंत्री पे इतना बड़ा आरोप नहीं लगा जो आरोप अभी नरेंद्र मोदी जी पे लगा है, और कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जिस पे उंगली उठी हो और उन्होंने उसकी जांच ना कराई हो। आप पे राफेल डील पे आरोप लगा, 526 करोड़ के राफेल को आपने 1600 करोड़ में खरीदने का फैसला किया। आपको 34 की जगह आप उसकी संख्या कम कर दिए, 126 की जगह 34 कर दिए, और फिर 30,000 करोड़ उस आदमी को दिए जिन्होंने हवाई जहाज़ तो क्या कागज़ के हवाई जहाज़ भी ना बनाया हो, कागज़ के जो जहाज़ बनाता है वो भी ना बनाया हो, उस आदमी को 30,000 करोड़ आपने दे दिया। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि मैं भी चौकीदार हूँ। तो उसके समर्थक हैं, अब रमन सिंह जी भी कह रहे हैं मैं भी चौकीदार हूँ, तो उससे पूछा जाना चाहिए भैया उसके दामाद जब अभी फरार है और वो चौकीदार है, कैसे चौकीदार है? उसका दामाद फरार है और वो चौकीदार है। तो ऐसे चौकीदार नहीं चाहिए हमको। तो आपका मतलब है कांग्रेस का मुद्दा काम कर जाएगा, कांग्रेस का स्लोगन काम कर जनता जाएगा। ये देखेगी कि हमने आरोप लगाया, उसका जवाब मिलना चाहिए। देश का पैसा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ के HAL जो प्रतिष्ठित कंपनी है जो ये सब बनाते हैं, उनको आपने काम नहीं दिया, तो फिर ये प्राइवेट लोगों को क्यों दे रहे हैं? आप BSNL को प्रमोट नहीं करते, लेकिन जियो प्रमोट करने के लिए आप पहुंच जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। आप किसको, देश को लाभ पहुंचा रहे हैं, किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं? पूरा दुनिया घूम लिया 5 साल में नरेंद्र मोदी जी। मैं और दूसरा सवाल करता हूं, पूरा दुनिया आपने घूम लिया, एक भी उद्योग लाया क्या आप? यदि हिंदुस्तान के ही उद्योगपतियों से या यहाँ के व्यापारियों पे विश्वास कर लेते तो मैं समझता हूं कि कितने जो 2 करोड़ नहीं तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिल जाता। आप यहाँ के उद्योगपतियों पर भी विश्वास नहीं किया आपने। तो ये स्थिति है। भूपेश जी, अब एक सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ। आप बहुत मेहनती हैं, 5 साल में आपने बहुत कार चलाई है और करीब करीब 2 लाख किलोमीटर, पैदल भी चले 1000 किलोमीटर। अभी आप 18 से 20 घंटे काम करते हैं, चेहरे पे भी चमक बरकरार है, बढ़ती जा रही है। क्या राज है इसका और परिवार को कैसे टाइम देते हैं? देखिए भाई, जो राजनीति में रहता है, मैं आखिरी सवाल का पहले जवाब देता हूं, उसके परिवार वाले के त्याग से ही वो राजनीति कर पाता है। जो भी व्यक्ति राजनीति में है, मेरे छोड़ दीजिए, हर वो व्यक्ति जो राजनीति में, वो परिवार को समय बहुत कम दे पाता है। उसके परिवार वाले त्याग करते ही हैं, उसके बच्चे लोग त्याग करते हैं, तो उससे मैं अछूता नहीं हूँ। मेरे परिवार वाले यदि सहयोग समर्थन नहीं करते और मेरे समय नहीं बचाते तो मैं शायद राजनीति नहीं कर पाता। हर राजनीति के साथ ये है। दूसरी बात है मेहनत करने की बात। हमारे यहाँ मेहनत करने वाले की कोई कमी नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। इसी सभा में आप देखेंगे इतने लोग हैं जो 16 से 18 घंटा काम करते रहते हैं। रात में 4 बजे ट्रेन से उतरते हैं, 6 बजे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग भी इस सभा में बैठे हुए हैं।
तो मेहनत करने वालों की कोई कमी नहीं है और उन्हीं लोगों से हम इंस्पायर हो रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे मोतीलाल वोरा जी, दिग्विजय सिंह जी, सत्यनारायण शर्मा जी, ये लोग खूब मेहनत करते हैं और उनको देख देख के हम लोग सीखते हैं। जब वो मेहनत कर सकते हैं हम लोग क्यों नहीं कर सकते? और फिर वो मेहनत करने के लिए क्या क्या चीज़, जैसे दिग्विजय सिंह से मैंने एक बार पूछा कि आप 2 बजे सोते हैं और 6 बजे फिर उठ के योगा वगैरह करते हैं और 8 बजे फिर ऑफिस में आके बैठ जाते हैं, कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको भोजन कम करना होगा, कम खाओ, तो थोड़े थोड़े खाओ। बहुत भरपेट खाओगे तो फिर कोई काम ही नहीं कर पाएगा। योग भी जरूरी है, योग निद्रा भी जरूरी है। और आर.सी. सिंहदेव जी ने एक बार बात कही, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में कोर्स करने गया था, बोले आर्ट ऑफ लिविंग क्यों करने, मेरे सीख लेते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, मैं बोले क्या सीखना है बताइए। तो उन्होंने बहुत बढ़िया कही, दो लाइन में बात कही है और बहुत मार के एक बात उन्होंने कही, मुंह में क्या डालना है और मुंह से क्या निकालना है, बस इसी को कंट्रोल कर लो, आपके जीवन सुखी हो जाएगा। आप क्या खा रहे हो और आप क्या बोल रहे हो, ये दोनों कंट्रोल हो जाए, आपसे सुखी दूसरा कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात कही मुख्यमंत्री जी आपने। हमारे बीच में दर्शक भी हैं और उसमें से बहुत सारे लोग चाहते हैं वो आपसे सवाल करें, तो हम अपने इस कार्यक्रम के इस सेशन में सवाल जवाब आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा है। जैसा अभी आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि डीएमएफ के पैसे को सही दिशा में, सही जगह में खर्च किया जाए। अभी एक मामला दंतेवाड़ा में हुआ है जहां 292 कर्मचारियों को निकाल दिया गया जो डीएमएफ के खाते से उनको सैलरी मिलती थी। उनको 1 महीने का नोटिस दिया है, वो भी स्वास्थ्य विभाग में। जहां स्वास्थ्य और शिक्षा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, वहां 292 कर्मचारियों को निकाल जाना, अनियमित कर्मचारियों को निकाल दिया जाना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस अधिकारी ने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शुरू दिन से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि डीएमएफ के पैसा वहीं लगना चाहिए, उन्हीं लोगों पे खर्च होने चाहिए जो प्रभावित लोग हैं, उसके स्वास्थ्य में, उसके शिक्षा में, उसके आवागमन के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके जीवन स्तर उठाने के लिए। तो यदि स्वास्थ्य सेवा में जो लोग लगे हैं और ये निकाला गया है तो वो तो तत्काल रोक लगी है, और चूंकि आचार संहिता लग गया है, नहीं तो मैं आपको बताता वो जो कार्रवाई करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता मैं। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आदिवासी जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर मेरा नाम सर मेरा नाम सौरभ चौधरी है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि पहली बार ऐसा लग रहा है काफ़ी वर्षों के बाद कि जनता का, आम लोगों का सरकार आया हुआ है और काफ़ी तेज़ी से मुख्य बिंदुओं पर आप काम कर रहे हैं। पर मेरा एक आम सवाल है कि कानून एक ऐसा विषय है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कोई अछूता नहीं रह जाता, हर किसी को उससे गुजरना पड़ता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ। तो मैं वर्तमान सरकार से जानना चाहूँगा कि जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी जो कानूनी व्यवस्था के पीछे फंसा हुआ रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अपॉइंटमेंट जजेस के नहीं होते हैं समय से, या बहुत 20-25 के ही पोस्ट आते हैं, प्लस यहाँ के जो वैकेंसीज़ भी निकलती है उसमें जैसे दूसरे स्टेट्स में हम देखेंगे तो वहाँ के प्रायोरिटीज़ मिलती है, वहाँ के लोकल जीकेस पूछे जाते हैं। तो आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ की कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो? और इसमें एक दूसरा एडिशनल सवाल ये था कि संविधान के लिए हम जो वोटिंग के लिए जो त्यौहार मानते हैं इलेक्शन को, तो इलेक्शन के कारण या बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जिसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जैसे कि तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर, तो ये पूरी तरीके से ये भी रेवेन्यू कोर्ट है, ये भी एक कोर्ट के रूप में देखा जाता है। वो अपना काम छोड़ के आप कभी भी न्यायालय में उनको अक्सर नहीं पाते हैं, वो अक्सर इधर उधर बिजी रहते हैं जिसके कारण आम जनता को बहुत परेशानी होती है। तो दो ये मुख्य बिंदु है सर। थैंक यू। कानून व्यवस्था की बात जहाँ तक है, ये एक बात तो सही आपने कहा कि कोई भी विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी अपने विभाग के छोड़ दूसरे काम सारे काम करते हैं, चाहे रेवेन्यू के हो चाहे वो गृह विभाग के हो, वो अपने विभाग के काम नहीं करता, दूसरे विभाग के काम ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे
मुख्यमंत्री बनते ही मेरे कारकेट में बहुत लंबी चौड़ी गाड़ियाँ रहती थी। मैं बोली इतनी ज़रूरत क्या है, कम से कम आवश्यकता कितनी है बता दीजिए। सुरक्षा भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा की भी हम अवहेलना नहीं कर सकते, नहीं तो हम तो पैदल घूमने वाले लोगों में से हैं, लेकिन उनकी भी एक सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको कितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है, हमने वो किया। हमने कहा कि भाई आम जनता को कम से कम तकलीफ हो वीआईपी मोमेंट में, तो आप पहले 2-3 आप चौक को आप पहले रोक देते थे। हमने कहा नहीं, यदि मेरी गाड़ी भी जा रही, कारकेट जा रही है, तो एक ही चौक को रोकिए, दूसरे तीसरे चौक को मत रोकिए, ताकि आम जनता को तकलीफ ना हो। कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था हमने संदेश दे दिया। यदि डीजी ने भी गलत किया है तो सस्पेंड हमने ही किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने, दूसरे की हिम्मत नहीं है। वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता, ये संदेश है। कोई भी व्यक्ति यदि संविधानेतर अधिकारों का उपयोग करेगा तो उसका हश्र होगा। छत्तीसगढ़ में वही अभी जो डीजी है वो अभी घूम रहा है, फरारी काट रहा है। ये संदेश है, कानून के रखवाले हैं, कानून के रखवाली करिए, आम जनता को सुरक्षा दीजिए। जनता के लगना चाहिए कि चाहे पुलिस हो, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, ये मेरे लिए है। उद्योग विभाग, उद्योगपति को लगना चाहिए, व्यापारी को लगना चाहिए, ये जो विभाग है वो मेरे लिए, मेरे सुविधा के लिए है, परेशान करने के लिए नहीं। मैं उद्योगपतियों के भी कार्यक्रम में गया था, वहाँ भी बोला था कि कोई भी उद्योग विभाग के अधिकारी यदि आपको परेशान करता है तो मुझे बताइए, वो उस पद पे नहीं रहेगा। ये विभाग आपके लिए है। तो उसी प्रकार से जो भी अधिकारी कर्मचारी है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, वो जनता के लिए है, हम उसके लिए जवाबदेह हैं। वो हमारे लिए नहीं है, हम उनके लिए हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। और उसमें कोई अड़चन डालता है तो बताइए, उसको ठीक करने का काम हमारे यहाँ। ये हम सब हैं, वो जनता के लिए हैं। नियुक्ति की बात आपने कही तो एक संदेश, तो आप वकील हैं, एजी की जो नियुक्ति है पहले प्रदेश से बाहर हुआ करता था। हमने इस समय संदेश दे दिया, भैया छत्तीसगढ़ के ही रहेगा एजी, बाहर का नहीं रहेगा। तो संदेश आप है, इससे तो आप समझ गए होंगे। तो जो नियुक्तियां वगैरह है, तो आप क्षमतावान लोग हैं, आगे आइए, आपको मौका मिलेगा, आपके हक को नहीं मारा जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर, मेरा नाम अपर्णा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने जैसा यहाँ ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ जितने भी उद्योग हैं, जितनी इंडस्ट्री हैं, वो बाहर के लोगों की हैं, पूरा मार्केट भी कैप्चर बाहर के लोगों से, जितनी जॉब्स हैं उसमें भी बहुत कम लोग छत्तीसगढ़िया हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या छत्तीसगढ़ के लोग केवल 1 करोड़ रुपये चावल या कर्ज माफ या इन्हीं सब चीज़ों के लिए, उन्हें आगे कब लाया जाएगा? मैं इस जो सरकार आपकी आई है, मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि छत्तीसगढ़, जिनका ये स्टेट है, जिनके नाम से पहचान है, उनके लोगों का ही यहाँ कुछ नहीं है, तो उन्हें कब एक्सपोजर दिया जाएगा, उन्हें कब आगे लाया जाएगा? मैं भी यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, कम से उनमें से 30-40% लोग छत्तीसगढ़िया होते, बट नहीं है। मैं छत्तीसगढ़िया नहीं हूँ, फिर भी मेरा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के लोगों को से लेके है। थैंक यू सो मच। आपके सवाल का जवाब मैं दूसरे ढंग से देने की कोशिश कर रहा हूँ। इंदिरा जी चाहती थी कि अबूझमाड़ में कुछ काम हो बस्तर में। उन्होंने विवेकानंद आश्रम के स्वामी आत्मानंद जी से उन्होंने कहा कि यहाँ आप विवेकानंद आश्रम खोलिए, सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। और आश्रम खुला। अबूझमाड़ के लोगों के बारे में आप जानते हैं, पहले वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, मसाले में नमक, केवल नमक का उपयोग करते थे, और नमक की कीमत इतने कि चिरौंजी के बदले में नमक लिया जाता था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 5 साल बाद जब स्कूल खुला और 5 साल बाद 5वीं की परीक्षा हुआ, तो 7 बच्चे मेरिट में उस आश्रम के बच्चे आए बस्तर में। तो एक ने प्रश्न पूछा कि साथी बच्चे क्यों मेरिट में आए? उत्तर ये था कि साथी बच्चे परीक्षा दिलाए थे वहाँ, अबूझमाड़ के बच्चे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सवाल अवसर का है। अवसर नहीं मिला, इस कारण से
हम टैलेंट को अवसर नहीं दे, इस कारण से लोग पिछड़ते गए। हम टैलेंट के निश्चित रूप से सम्मान करेंगे, उनको अवसर प्रदान करेंगे। अब आप ठेकेदारी की बात करेंगे, क्या यहाँ इंजीनियर नहीं है जो सड़क नहीं बना सकते? लेकिन आपने क्लास क्या डाला जिसका 200 करोड़ रुपये टर्नओवर हो? अब किस छत्तीसगढ़िया के पास टर्नओवर हो गया 200 करोड़ का भाई? वो ठेका ले ही नहीं पाता। तो आप क्लास इस प्रकार से डालते हैं जिसके कारण से यहाँ के लोगों को अवसर नहीं मिल पाता। अब चूंकि अब समय आ चुका है यहाँ के लोगों को अवसर मिले, नहीं तो हर चीज़ है वो हैदराबाद और कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अब जानकारी है, नागपुर भी जाता है। तो यहाँ के लोगों को भी अवसर मिले, यहाँ भी बढ़िया बढ़िया अनुभवी ठेकेदार हैं। लेकिन हम नियम उस प्रकार से बनाएं कि हमारे लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को काम मिले, छत्तीसगढ़ के लोगों को उद्योग लगाने का अवसर मिले, छत्तीसगढ़ के लोगों को व्यापार करने का अवसर मिले। हम नियम इस प्रकार से, शर्त इस प्रकार से बनाएं कि उनको लाभ मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन का अब यहीं पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में आगे भी अभी हमको कुछ लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने नरवा, घरवा, बाड़ी के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री जी यदि बोलेंगे तो एक क्वेश्चन हो सकता है। आप तो बहुत ऐसे हैं। मुख्यमंत्री जी तय करेंगे किसका क्वेश्चन लेना है। भाई मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन इतने सारे हाथ उठे कैसे हो सकता है? अच्छा, दो होगा, एक बुजुर्ग, एक नहीं, आपको मैं जानता हूं इसलिए आपका प्रश्न नहीं लूंगा। एक बुजुर्ग है उनको जानता हूं, नहीं जानता, बुजुर्ग होना चाहिए। और एक पीली साड़ी वाली बहन जी है उसका होना चाहिए। विश्वदिनी पांडे, ये चमार सिंह पटेल और विश्वदिनी पांडे। अच्छा बताइए पटेल साहब, आप अपना सवाल कीजिए। बोलिया, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। साहब आप मन के एक नारा अभी मुझे अच्छा लगी से, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, यह बढ़िया नारा है पे। और हमारा पुराना कृषि मंत्री घर आके अगर बैठे एक विचार रखला गृह शो में, तो एक कार्यक्रम यदि सफल हो जाही ना, तो वास्तव में देखे तो हमारे छत्तीसगढ़ हर माने किसान मन छत्तीसगढ़िया किसानी से संबंधित ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हेबे कदा। तो अगर ये सफल हो जाते, मिनरवा ला बांधे हैं, मान नदी ला तो नहीं बांध सके, लेकिन जोग नदी ला रेती में बांधे रहे, माने एक बार जेसीबी लगा के रेत में बांध दे रहे। 422 फीट लंबा रही। तो आप मैंने सही कहा था, बड़े बड़े मैंने बांध करिया तो कई किस्म के नुकसान होते। छोटे छोटे बांध होना, छोटे छोटे बांध में मैंने खर्चा कम ही। 4 नारा दे हम एक नाव जोड़ देता मोर विचार में, केचुआ वर्मी ला केचुआ कथे। हाँ। 4 टन जो नारा दे थे मैं एक नाव जोड़ दा केचुआ। हाँ। नरवा गरवा घुरवा केचुआ, अब केचुआ। विचार बाकी आप देखा कदा आप तो सवाल नहीं पूछेगा, सवाल नहीं पूछे। सवाल हाँ ये कहा था कैसे में है, माने ये में आए का कहते जी काम में अमूर्त रूप में आए, ये थोड़े ठीक। ज्यादा ध्यान दिया। विशेष रूप से मोर निवेदन है। ठीक है पटेल जी, बहुत बढ़िया सवाल। गांव के रहिया रेत और वो समस्या मन से वो 2-4 हुआ थे, और ओकर स्थिति नरवा गरवा घुरवा बाड़ी वो तुरंत समझ आ गए। और केवल अतके कहना चाहते कि वह लागू ठीक से होना चाहिए। तो मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ, मैं अधिकारी मतलब कहे हूँ कि यह कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ये बने तो अच्छा से बने, हड़बड़ी में मत बनाओ। ये शौचालय बनाए उत्तर धुर्रा, और सब शौचालय का उपयोग नहीं हो पाते। 25 से 30% शौचालय का उपयोग होते, बचत शौचालय का उपयोग नहीं होते। काबर के वो टारगेट मिले रही से अतका तोलब बनाना अच्छे, अतका दिन में बनाना है, और ओकर कारण से परेशानी है इसे। तो अभी जिन गौठान वगैरह बनाए काम चला थे, मैं अधिकारी मतलब कहें कि अतका दिन में पूरा करना ये कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिन बना थे तो बहुत बढ़िया वो बनना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए, लोगों लोग से लाभ मिला है। तो महत्वपूर्ण ये है, आपके बात से मैं सहमत हूँ। विश्वदिनी जी सवाल करिए।
जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी। जी आप एक छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह से छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, निस्संदेह वो आप प्रशंसा के पात्र हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे कि आपने अभी अपनी महत्वपूर्ण योजना, लगभग सभी ने उसी बारे में अभी चर्चा की, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। हम सोचते थे कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राहुल गांधी जी एक बार अपने श्रीमुख से इस नारे को दोहराएं, लेकिन हमें सुनने को का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि अभी हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी की ओर हम बढ़ रहे हैं, और ये जो नारा है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का मूल है। निसंदेह आपने बहुत अच्छी योजना बनाई है, लेकिन हमारे युवा जो आज 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, ये आप इस नारे के माध्यम से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। हम युवाओं को आगे लाने के लिए क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अच्छा, मैं तो अभी तक के समझता था कि आप सामान्य गृहिणी होगी, लेकिन अब समझ आ गया आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक के इस योजना के बारे में है, हम लोग इसको चुनाव के समय बोले थे और इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के बारे में भी चर्चा हुई थी। और जब इसको घोषणा पत्र हम लोग शामिल किए थे, तो ये दूसरे दलों की तरह नहीं है कि आप प्रदेश स्तर पे कुछ कहें और राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कहें। हाँ, 2100 रुपया देने की बात ये कही थी और बोनस देने की बात कही थी, और सरकार बनते कहे जो बोनस देगा उस सरकार का धान खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस मामले में हम अपने राष्ट्रीय नेताओं को विश्वास में लेकर ही अपने एक जन घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। और जहाँ तक मेरे नेता के बारे में कह रहे हैं, चाय बेचते तो देखा नहीं किसी ने, लेकिन मेरे नेता ने मनरेगा मजदूर किस प्रकार से काम करते रहते, झुआ में मिट्टी लेके वो चले हैं मिट्टी फेंकने। दूसरी बात, अब आपका सवाल आता है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पीछे धकेलने की बात। मैं समझता हूं कि आपका जवाब आपसे पहले पटेल जी ने दे दिया है। गांव की संस्कृति को आप शायद नहीं समझती, गांव की समस्या को आप नहीं समझती, गांव के तकलीफ को आप नहीं जानते, गांव के अर्थव्यवस्था को आप नहीं समझ पा रहे हैं। यदि गांव का आप समझते, गांव का अर्थव्यवस्था समझते, गांव की परेशानी समझते, तो ये सवाल नहीं करते। नरवा का सीधा अर्थ है, नरवा से संबंधित ये है कि नाला को पुनर्जीवित करना है। और वो केवल आप क्या समझते हैं? आप रायपुर में रह रहे हैं, आपका वाटर टेबल कितना है रायपुर में? कितने फीट में पानी मिलता है रायपुर में? 400 फीट। अभनपुर के विधायक बैठे हैं, आपके यहाँ पानी का लेवल कितना हुआ? जिला एक है, दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके शहर में 400 फीट है और अभनपुर में 250 है। 150 फीट का अंतर क्यों है? क्योंकि आप जमीन के अंदर पानी जाने ही नहीं दे रहे हैं। आप टू ड्रेन जो कंक्रीट किए हैं, वर्षा का जल है वो नीचे जा ही नहीं पा रहा है। तो वर्षा का जल को आप सहेज के रखें, ये नाला का उद्देश्य है। आप गांव में भी कंक्रीट कर रहे हैं, सीमेंटीकरण में विरोधी नहीं हूं कि बरसात में कीचड़ में ना चले लोग, लेकिन आप यदि ओरछा समझती हैं आप? हमारे छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था है आप देख लें, चंपू भैया भी बैठे हैं, गांव के रहते हैं, खेती किसानी समझते हैं। ओरछा के बरसात की पानी होती है, ओरछा से आंगन में, आंगन के पानी गली में, गली के पानी मैदान में, मैदान के पानी तालाब में, और तालाब का पानी खेत में, खेत के बाद नाला में। ये व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत वैज्ञानिक पद्धति है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। हर गांव में जो खासकर मैदानी हिस्से में जो बना है वो इस प्रकार से बना है। तो हम वाटर रिचार्जिंग करें तो इससे केवल
किसानों के खेत के लिए नहीं है, सबसे पहले जरूरी पेयजल है। तो यदि वाटर रिचार्जिंग करेंगे तो लोगों को शुद्ध जल मिलेगा पीने का। दूसरा फिर सिंचाई है, फिर उद्योग है, निस्तार है, सबके लिए पानी की ज़रूरत है। और पानी के यदि सहेज के नहीं रखेंगे, आज क्या स्थिति, आप हसदेव बांगों में 3 एग्रीमेंट है आपके, आप निकाल के देख लीजिए, लेकिन किसानों को केवल एक फसल के लिए पानी मिलता है। आपके गंगरेल रविशंकर डैम में दो एग्रीमेंट है, लेकिन किसानों की केवल बरसात भर में फसल बचाने के लिए पानी मिलता है। पानी कहाँ जा रहा है? पानी जा रहा है शहर में, शहर की संख्या बढ़ती जा रही है। पानी जा रहा है उद्योगों को, वर्षागत जल कम हो रहा है। पानी नहीं मिलना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमको अत्यधिक पानी चाहिए, तो उसके लिए पानी के लिए नाला जरूरी है, नाला को सहेजने की ज़रूरत है, पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। नंबर 1, मवेशी गरवा का मतलब क्या है? मवेशी केवल क्या गांव वाले परेशान हैं? गांव वाले नहीं, बल्कि शहर वाले भी परेशान हैं। आज मवेशी घूमते रहते हैं, सड़क में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसकी गिनती है। मवेशी भी मर रहे हैं और लोग भी मर रहे हैं, और धन की हानि भी हो रही है, चाहे मोटरसाइकिल टूटे, चाहे कार टूटे, या ट्रक टूटे, जन धन की हानि हो रही है। आप चल दीजिए बाजार में, सब्जी बाजार में क्या स्थिति, मवेशी फल सब्जी सब खा रहे हैं। आज मवेशी से सब परेशान हैं। आज आपको पता होगा बकरे की कीमत कितनी है? बकरे 10,000 में बिकते हैं, और आप चल दीजिए गांव में, आपको ले जाने के लिए भी पैसा देंगे। गाय तो फोकट में ले जाओ, गाय है फोकट में देने के तैयार है, और ले जाने के लिए पैसा भी देंगे। ये स्थिति गरवा का है। गाय कोई ले जाना नहीं जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो गाय है वो दूध नहीं देती, बहुत कम दूध देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम, आज चरवाहा नहीं मिलता, क्योंकि उस बरवाही के भरोसे, वो राउत है, पहाटिया है, वो गांव की जो व्यवस्था है वो बरवाही के भरोसे चराता था। अब बरवाही में दूध मिलता नहीं, उसका परिवार पलता नहीं, तो कोई आदमी गाय चराने को तैयार नहीं, बरवाही भी नहीं जाना है। तो ये जो हम व्यवस्था कर रहे हैं कि चारा की भी व्यवस्था सरकार करेगी, चारागाह की भी व्यवस्था करेगी, उस पानी के लिए भी व्यवस्था करेगी, शेड की व्यवस्था करेगी। और यदि हम 3 एकड़ को ही घेर के उसकी व्यवस्था कर देंगे, तो यदि एक गांव में 500 एकड़ रकबा है, तो 500 एकड़ की घेरने की जरूरत नहीं है। हमारा फसल भी सुरक्षित होगा और हमारे मवेशी भी सुरक्षित रहेंगे। चरवाहा के लिए हम कह रहे हैं कि कंपोस्ट खाद भी बनाएंगे और वर्मी खाद की भी व्यवस्था करेंगे। उसी से बेच के चरवाहा का पेमेंट निकल जाएगा, तो अपने आप में एक इकाई बनेगा। ये आर्थिक होगा, ये आर्थिक, अनार्थिक नहीं। उसको अनुदान नहीं देने की जरूरत है। एक बार आप रोटेशन में ले आइए, वो आर्थिक हो जाएगा, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा, कृषि लागत कम होगा। तो जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, गांव में लोग जो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। उसकी कृषि लागत कम हो जाएगी, नस्ल सुधार होगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा, उसके घर के प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी। और फिर जब आप वर्मी खाद और कंपोस्ट खाद का उपयोग करेंगे, तो रासायनिक खाद के ऊपर निर्भरता कम होगी। और आप जितने रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई के उपयोग किए हुए अनाज का उपयोग आप कर रहे हैं, फल सब्जी का उपयोग कर रहे हैं, और जिसके कारण से बीमारियां हो रही है, सारे लेख पड़े हुए हैं, सारे लिटरेचर पड़े हुए हैं, क्या क्या बीमारियां हो रही है। हाँ, हम यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये मुद्दा है। और उसके बाद घुरवा पूरे गांव भर के जो कचड़े हैं वो इकट्ठा कर लें, उसके खाद बना दें। कई लोग पूछ रहे थे विधानसभा में, पूछे अब तो आप स्मार्ट घुरवा की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा भैया आपने स्मार्ट शहर तो बनाया नहीं, अभी पता चल जाएगा अभी 2019 के चुनाव में। लेकिन स्मार्ट घुरवा बनाएंगे हम लोग गांव में। सवालों सिर्फ एक सवाल है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हो रहा है यहीं पर। और सर थोड़ा बहुत जरूरी है, इसलिए बस एक सवाल है सर। अब सवाल, अब हम कार्यक्रम के दूसरे चरण की ओर जा रहे हैं। प्लीज आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। सिर्फ एक सवाल सर, एक सवाल, एक बोल है।
चंपू भैया पूछा थे 2.5 साल के फार्मूला मतलब तय ये सोचा था 2.5 साल तक के मुख्यमंत्री रहे ओकर बाद नहीं रहा था। मैं मोला कल हटा दे महाराज, मोला कोई चिंता नहीं है। मैं मोला ओकर से परवाह नहीं रहा है कि मैं के दिन भी रहूँ, लेकिन जितना दिन रहूँ मैं मुख्यमंत्री रहूँ और मुख्यमंत्री बरोबर काम करूँ। तो 15 साल के मुख्यमंत्री बरोबर नहीं रहा, कुर्सी चिपके रहा, छत्तीसगढ़ भले बेच खा, लेकिन हम रहीबो जितना दिन भी रहीबो छत्तीसगढ़ के हित पर काम करबो। IBC 24 CG कॉन्क्लेव 2019 में सवाल जवाबों का सिलसिला। और दूसरा एक नरसिंह सिंह जी, ये कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, 68 सीट जीत के आए भाई हम लोग। 2 दल हो तो उससे भी 2.5 साल का रहता है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, 3/4 बहुमत की सरकार है। थैंक यू। सवाल जवाबों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है और इसके बाद जो भूपेश बघेल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरवा बारी, उसमें जिन लोगों ने बेहतर काम किया है हम उन लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय सुरेश गोयल जी जो चेयरमैन है IBC ग्रुप और गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र गोयल सर को आमंत्रित करता हूं डायस पर कि वो आएँ और उन 2 व्यक्तियों को सम्मानित करें जिन्होंने इस विषय पर बहुत अच्छा काम किया है। और भूपेश बघेल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने इत्मीनान से हमारे सवालों का जवाब दिया, अपने विजन को रखा और ख़ास तौर पे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया। चलिए, और आप सब जैसा जानते हैं नरवा गरवा घुरवा बारी इस क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली हस्तियों का सम्मान है। सबसे पहले गरवा और घुरवा क्षेत्र में बिलासपुर के प्रमोद शर्मा जी को मंच पर हम सम्मानित करेंगे। एक झलक हम देखते हैं कि ये सम्मान, ये मंच उन्हें सम्मान किस कार्य के लिए दे रहा है। आइए देखते हैं। बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूर तखतपुर विधानसभा के लाखासर गांव के प्रमोद शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजना नरवा गरुआ घुरवा बारी को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। प्रमोद 25 एकड़ जमीन पर गायों के लिए गौठान, हरा चारा, गोबर खाद, गोबर गैस बनाने के अलावा खेती किसानी का भी काम कर रहे हैं। साथ ही एक गौठान भी बनवाया है जिसमें से निकलने वाले गोबर से कंपोस्ट खाद और गौमूत्र से कीटनाशक दवा बना रहे हैं। गोबर गैस के लिए उन्होंने एक बड़ी टंकी बनवाई है जिसमें खुद के इस्तेमाल के लिए गोबर गैस उत्पादन के साथ ही रिफिल कर मार्केट में बेचने की भी तैयारी कर रहे हैं। प्रमोद शर्मा के इस प्रयास और लगन को IBC 24 सम्मानित करता है। चलिए, मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं प्रमोद शर्मा जी को। आपकी जोरदार तालियों के बीच में गरवा और घुरवा। और अब बारी है बारी क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले चमराराम धीवर जी को सम्मान प्रदान करने की। एक झलक इनके कृतित्व की देख लेते हैं पहले। हरियर बारी हमर चिन्हारी अब एक मुहिम बन गई है। इसके अगुआ बनकर प्रमुखता से उभरे हैं बिल्हा ब्लॉक के ग्राम अकलतरी के रहने वाले चमराराम धीवर। करीब 10 वर्षों से वो पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक तकनीक से जोड़कर अक्षय बाड़ी का निर्माण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद से लगातार चमराराम धीवर गांव-गांव में किसानों को अक्षय बाड़ी बनाना सिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बाड़ी परंपरा को पुनर्जीवित करने में अहम योगदान देने के लिए चमराराम धीवर को IBC 24 सम्मानित करता है। आप सबकी जोरदार तालियां बजें चमराराम धीवर जी के लिए। बिल्हा से आप पधारे हैं मंच पर।
और अब मैं निवेदन करता हूं सुरेश गोयल जी, चेयरमैन IBC 24, साथ में राजेंद्र गोयल जी, कि हम सब की तरफ से इतना वक्त दिया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस मंच को और इस कॉन्क्लेव को, प्लीज़ हम सब की तरफ से एक सम्मान चिन्ह है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विवेक पारक सर, CEO IBC 24, में उनको आमंत्रित करता हूं आभार प्रदर्शन के लिए। नमस्कार सर। IBC 24 समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम से अपनी बात कहते आया है। उसी में आज यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव कल, आज और कल में आप सबका सहयोग काफ़ी सराहनीय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्रीगण जो कि अलग अलग सेशन में आए, मैं आदरणीय श्री सुरेश गोयल जी से, राजेंद्र गोयल जी से, डॉक्टर श्रीश चंद्र मिश्रा जी से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आप सब गणमान्य हस्तियों का जो यहाँ अपना समय निकाल कर पधारे इस मंच पर, आप सबका हृदय से आभार IBC 24 की तरफ से।